नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 19 अगस्त 2017 को व्यापम की सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे आज। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था? मतलब किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1950। आपको पता है दोस्तों, 1999 में करगिल का युद्ध हुआ था, 99 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, जिसमें इसमें भारत निर्णायक रूप से विजय प्राप्त करी थी। उसके बाद 1965 में भारत पाक के साथ युद्ध हुआ है, 1971 यानी कि 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जिसे 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 राज्य हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भारत में पहले 29 राज्य थे, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर को दो भागों में मतलब डिवाइड कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर अलग दो केंद्र शासित प्रदेशों में उसे विभाजित कर दिया गया है। तो पुनः भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट श्रृंखला होती है, क्रिकेट से संबंधित है ये, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें 2016-17 में इस ट्रॉफी को किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कि विजय हजारे ट्रॉफी का 18वां सीजन 2019-20 में खेला गया। अभी चूंकि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है पेपर जो 17 में हुआ था, तो 2016-17 के बारे में पूछा था। अभी 2020-21 में एग्जाम हो सकते हैं, तो आने वाले फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। 2019-20 में जो विजय हजारे ट्रॉफी का 18वां सीजन खेला गया था, उसमें कर्नाटक ने तमिलनाडु को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था। बात करें वहीं 2018-19 में, तो उसको जीता था मुंबई में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने 1873 में की थी, पुणे में की थी। ओके, बात करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो हमारा आज का एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे देख पा रहे हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। वहीं दूसरा है आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। तीसरा ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो इसका आपको सही उत्तर होगा परम 800। परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ओके, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, एमपी का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन सा जिला अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मंदसौर। ओके, ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से तंग गोवा पर अंत तक शासन करने वाला यूरोपीय देश कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। गोवा पर आखिरी तक मतलब अंत समय तक, जैसे भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ दोस्तों, उसके बाद भी गोवा पर शासन रहा पुर्तगालियों से जो गोवा को आज़ादी मिली है दोस्तों, वो मिली है 1961 में। 10 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे लिखा है, जैसे भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा था, जो 1498 में कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा था। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, या पुर्तगाली मतलब किस देश से थे, मतलब वास्को डिगामा किस देश का था, यात्री था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद को इसका उपनाम प्रयाग है, प्रयाग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आज इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो उसमें जैसे आपको बताना चाहूँगा
कि इलाहाबाद शहर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर बसा हुआ है। सरस्वती अदृश्य नदी है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर बसा हुआ है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, वहीं पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को देख लेते हैं। उन ऑप्शंस में अगला जो है उज्जैन, जैसे क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में। ठीक है, दूसरा है मथुरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाणसागर बांध का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाणसागर बांध किनके नाम पर रखा गया है। तो उनके नाम से ही स्पष्ट, जैसा कि आपको पता होगा, बाणभट्ट, बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट। यहाँ पे लिखा है बाणसागर बांध सोन नदी पे बना हुआ है, शेड्यूल में बना हुआ है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बाणसागर डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो सोन नदी पर बनाया गया है, आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होगा भारत में पहली औद्योगिक नीति जो आई थी 1991 में आई थी, और उस समय भारत के वित्त मंत्री थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। आप सभी को पता होगा राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कल्हड़ ने इनकी रचना की है। देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट में से, राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा दोस्तों, राजतरंगिणी में किस राज्य क्या किस जगह का वर्णन मिलता है, तो इसमें कश्मीर राज्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा लोकसभा का चुनाव हमारे भारत देश में हर प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत में जो लोकसभा, राज्यसभा और मिलकर के संसद, ये संसद के पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोर्ट विलियम आपको पता है कोलकाता में है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो फोर्ट विलियम को इंग्लैंड के राजा तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। 1761 में 1781 में बनवाया गया था। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया। सिविल अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ही है। इसकी शुरुआत कब की, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे। पूछा जा रहा है सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु थे। देखते हैं इस क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने की विरोध करने के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1775 में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पर सिर कटवा दिया था। मतलब जो दोस्तों गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु थे, इन्होंने मुसलमान जो मुगल साम्राज्यवाद औरंगजेब था, वो ज़बरदस्ती यानी जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहता था। ठीक है, तो इसका उन्होंने विरोध किया था। इसकी वजह से उनके जो शीशगंज जो दिल्ली में है, चांदनी चौक के पास है दिल्ली में, वहाँ पे उसका सिर कलम करवा दिया था। ठीक है, बात करते हैं अलग दूसरा। नेक्स्ट है, सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2014 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। जो एशियाई गेम्स हुए हैं 2014 में, उसे पूछा जा रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो उस समय भारत ने 11 पदक जीते थे, 11 पदक अपने नाम किए थे। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 18वां एशियाई खेल जो है वो इंडोनेशिया के जकार्ता व पालेमबर्ग शहर में खेला गया, अभी जो खेला गया। ठीक है, इसमें सर्वाधिक 2018 में खेला गया है
ठीक है। और 2018 में, ठीक है, उसमें भारत ने सर्वाधिक पदक चीन ने जीता है, 289 पदक जीते हैं। भारत ने 69 पदक जीते हैं, जिसमें से 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों कि 19वां एशियाई खेल 2022 में हांगझाओ चीन में खेला जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भौतिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है 3078। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पीलिया होने की दशा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उससे पूछा जा रहा है जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो उस समय कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ठीक है, लीवर आपका प्रभावित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के होने से सुनामी की संभावना होती है? मतलब ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से हमें सुनामी आने की संभावना होती है? वायु तो दोस्तों नहीं होगा, नॉर्मल चलाते इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधोजल भूकंप। जब हमारे पृथ्वी पर भूकंप आने की संभावना होती है, अधा भूकंप आता है, उस समय सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। उससे क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी पर या भूमि इस पर कंपन होता है, ठीक है, जिससे जो समुद्री जल होता है वो उसका जल स्तर मतलब उसमें हलचल होने लगती है। ठीक है, जिससे सुनामी या फिर चक्रवात आने की संभावना होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मतलब अपशिष्ट जिसमें मिले रहते हैं उनको उसे उपचारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो जल होता है उसमें कई प्रकार के अपशिष्ट या फिर गंदगी मिली होती है, उसे उपचारित यानी शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मल जल शोधन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अधिक खाता है तो उसका कौन सा ऊतक वसा से भर जाता है? आपको पता है दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे जैसे बता रहा है कि ऊतक वसा से भर जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा वसी ऊतक, वसी टिश्यू। ठीक है, ये वसा से भर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है? जब वायु जो है, वायु की उपस्थिति में अल्कोहल दहन करता है, अल्कोहल आपको पता ही होगा OH समूह का होता है। ठीक है, ये जब दहन करता है मतलब जलना, मतलब इसको जब दहन करते हैं, जलाते हैं इसे, तो आपको पता होगा, बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश और ऊष्मा, दोनों प्रकार के ऊर्जा मुक्त होते हैं, प्रकाश भी निकलता है और ऊष्मा भी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण कम होता है? जो रेगिस्तान होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अधिकतर कांटेदार पौधे वहाँ पे लगते हैं, उगते हैं, मतलब वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। उनका एक ही कारण दोस्तों कि उनमें क्यूटिकल पाया जाता है, जिससे उनका जो पानी है वो कम एवोपरेट होता है, कम वाष्पित होता है, और वो लंबे समय तक अपने आप को हरे भरे रख पाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से निकलती है। मतलब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो जो रिएक्टर लगा होता है उसमें ऊर्जा किस प्रक्रिया के माध्यम से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है, लगातार सूर्य जो ऊर्जा देता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है नाभिकीय संलयन। आपको पता होगा कि सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाए जाते हैं, वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, तो इससे लगातार सूर्य ऊर्जा देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक किताब को पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया, इसने फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि हमने आपको जो वीडियो में, पहले आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें पहले पहले पूछा गया था कि मनुष्य की आँख और किसी वस्तु को पढ़ने के लिए जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है कि किसी किताब, एक किताब को पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉस जो मॉस होते हैं दोस्तों, उनकी बात की जा रही है। मॉसेस जो होते हैं, मॉस की बात की जा रही है। मॉस जो ब्रायोफाटा होते हैं, जो निम्नलिखित से पहचाने जाते हैं, मतलब उनकी विशेष पहचान क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रभावी गैमेटोफाइट व्यवस्था। इनमें एक प्रभावी गैमेटोफाइट व्यवस्था पाई जाती है, ये इनकी विशेष पहचान होती है।
यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, ब्रायोफाइटा पादप जगत के सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। यह पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मधुमेह, डायबिटीज। मधुमेह या डायबिटीज एक ही है, हिंदी में मधुमेह कहते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है तो उसका लक्षण क्या है? तो उसका इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी, बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना, प्यास का ज़्यादा लगना और बार बार पेशाब आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे से दोस्तों एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख लेते हैं, मूत्र में यूरिया पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल या यूरिया पाया जाता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है तथा इसका पीएच मान 6 से 6.4 के बीच होता है। ठीक है, आपको सभी को पता होगा दोस्तों कि जो अम्लीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है और यदि जो क्षारीय होते हैं 7 से अधिक होता है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों जो 7 होता है वो उदासीन होता है, मतलब पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे कहलाते हैं। चंद्रमा की सतह पर जो गहरे गड्ढे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा क्रेटर्स, क्रेटर्स उनको कहा जाता है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड ही है। इसका उत्तर देखिए, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सोलेनोलॉजी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सोलेनोलॉजी। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उभयलिंगी, मतलब दोनों प्रकार के प्रजनन अंग पाए जाते हैं तो उसको उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इसका उत्तर हो, इसका सही सीधा सा एग्जाम्पल दोस्तों पपीता। पपीता का जो पेड़ होता है इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उभयलिंगी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो पुष्प का जो नर भाग होता है उसे पुमांग कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। मादा भाग जयांग या स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है निम्न आपदा में से एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा शहरीकरण के लिए वन उन्मूलन, शहरों को बसाने के लिए वनों का काटना यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, बाकी जो दोस्तों हैं बाढ़, सूखा, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदा, प्रकृति के द्वारा जो हमें आपदा मतलब प्रकृति की तरफ से जो होता है वो प्राकृतिक आपदा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आखिरी क्वेश्चन था। ये 19 अगस्त 2017 की जो सेकंड पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हमने देखा है। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार किसी दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।